नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यूपी पीसीएस का डिटेल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे। जो यूपी पीसीएस की संपूर्ण डिटेल दी गई है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, ये भी डिस्कस करेंगे हम वीडियो के अंत में। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब कुछ संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यूपी में और पूरे भारत में वैकेंसियों की बाढ़ आ चुकी हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इलेक्शन ईयर है 2024। और देख लीजिए इलेक्शन का क्या फ़र्क है, कितनी सारी वैकेंसियां निकल चुकी हैं, बहुत सारी वैकेंसियां निकल चुकी हैं। और बहुत से एग्ज़ाम्स या तो इलेक्शन से पहले होने वाले हैं या इलेक्शन के बाद होने वाले हैं। तो ये फ़र्क है इलेक्शन का। अगर इलेक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली इतनी जल्दी वैकेंसियां नहीं निकलती। तो ये फ़र्क है। बाकी देख लेते हैं आगे। हमें इस चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इस नोटिफिकेशन में यूपी पीसीएस के बारे में जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता चलूँगा। और चलिए देख लेते हैं। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए यूपी पीसीएस का। बिकॉज़ 11 फरवरी का हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री का एग्ज़ाम है और उसके बाद आप बैक टू बैक एग्ज़ाम दे पाएंगे। यूपी पीसीएस का भी प्री का एग्ज़ाम हम डिस्कस करेंगे कब होने वाला है। तो बैक टू बैक आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए आप हरियाणा वाले इस यूपी पीसीएस का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि यूपी वाले भी हमारे एचसीएस का फॉर्म भरते रहते हैं इसीलिए। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से क्या दिया गया है। तो ये देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया है A1/E1/2024। आज का ही ये नोटिस है, डेट देख लीजिएगा 1/1/2024। अभी 1 या 2 घंटे पहले का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और उसके बाद ये देख लीजिएगा कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024। आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है 29 जनवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है। तो मेरा पर्सनल आपसे ये सजेशन है कि आप 1 या 2 दिन में इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो लास्ट डेट का वेट करते हैं। पता नहीं क्या वेट करते हैं वो, फिर कहते हैं कि सर वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों में ना उलझे रहें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी पे स्केल और सैलरी मिलती है, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर्स की इसके अंदर पोस्ट होती है। हम 1 बाय 1 देखेंगे सारी डिटेल इसके अंदर। आगे हम देख लेते हैं। जो ये देख लीजिएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2/2/2024 रखी गई है, 2 फरवरी 2024। और उसके बाद देख लीजिएगा लास्ट डेट ऑफ करेक्शन मॉडिफिकेशन की है, जो मॉडिफाई आप कर पाएंगे वो 9 फरवरी 2024 तक कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसकी मेन चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले ओटीआर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि भाई जो आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो सबसे पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आप फ्रेश हैं तो आप ओटीआर करवा लीजिएगा, क्योंकि बिना ओटीआर के ये आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आप 72 घंटों के बाद ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो आपके पास एक नंबर होगा, जनरेट नंबर ओटीआर, वो आप लॉगिन में डालेंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और आपकी जो पहले से डिटेल सेव हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में भर दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। ये देख लीजिएगा
कैंडिडेट मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन OTR नंबर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ये वही बताया गया, अप्लाई ऑनलाइन से पहले आपको OTR जनरेट करना पड़ेगा। विदाउट OTR नंबर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब OTR के बिना आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते, ये बताया गया। दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशन वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप अपना OTR भर पाएंगे 72 हावर्स बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये 72 घंटे के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, यहाँ पे ये इन्होंने बताया गया है। तो आगे हम देख लेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है OTR के बारे में ही है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो OTR के बारे में मेन चीज़ थी वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, बाकी ज़्यादा कोई इसमें माथा पर्ची वाली बात नहीं है। आप OTR फिल कीजिए UPPCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, एंड देन 72 आवर्स के बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आगे देख लेते हैं, स्पेशल नोटिस में देख लेते हैं ये क्या बताया गया है यहाँ पे। द कैंडिडेट विल बी एंटायरली रिस्पॉन्सिबल for online submission application. The application of the candidate will be accepted only after the payment the bank of the last date। तो ये बताया गया है जो लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन पेमेंट करवा दिया जाएगा उसको, उसका ही ऑनलाइन जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बता दिया गया है, ऊपर देख लीजिएगा। ऑल फ्यूचर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन विल बी सेंट टू द रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब जो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें करवाएंगे, जैसे ही OTR फिल करेंगे ना, OTR फिल करते समय आपको ईमेल और नंबर मांगेगा, तो वहाँ पे अपना एक्टिवेट जो आपका करंट टाइम में एक्टिव नंबर और ईमेल आईडी है वो ही डालिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी UPPCS के आयोग के द्वारा, वो आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आगे। उसके बाद देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर्म, ये थोड़ा सा OTR के बारे में बताया गया है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये हम देख भी चुके हैं। बाकी यहाँ पे ये OTR से रिलेटेड बता दिया गया है डिटेल से कि कैसे आपको फर्स्ट स्टेज में करना है OTR, और ये यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। देखिए सेकंड स्टेज में आपको ये करना है, थर्ड स्टेज में आपको ये करना है, उसके बाद आपको पेमेंट मोड का आ जाएगा। तो ये डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट काम है OTR फिल करना, बिल्कुल इजी काम है। जो सिंपल से स्टेप्स आपके सामने वो देता चलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, बस वो आपको फिल करना है और आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है, बाकी घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है OTR फिल करते समय, तो आप देन कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू डोंट वरी, आपकी हेल्प डेफिनेटली की जाएगी। ये फोर्थ स्टेज, ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ीस पे आ जाएंगे। ये देख लीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है। आफ्टर कंप्लीट द प्रोसेस फर्स्ट सेकंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस डिपॉजिट द कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन द थर्ड स्टेज और प्री एग्जामिनेशन ऑन डिफरेंट कैटेगरी, ये आपसे फ़ीस ली जाएगी। देख लीजिएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल इकोनॉमिक EWS और अदर बैकवर्ड क्लास से, ये देख लीजिएगा 125 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और जो वो अदर कास्ट हैं SC ST वगैरह कास्ट होती हैं उनसे ये 65 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और जो पर्सन विद डिजेबिलिटी के पर्सन होते हैं उनसे टोटल 25 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। एक्स सर्विसमैन से ये देख लीजिएगा यहाँ पे 65 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये फ़ीस के बारे में हमने बात कर ली है, इतनी फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी। आगे हम देख लेते हैं अगर कोई काम की चीज़ है। नोट में क्या कहा गया, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट टू फिक्स्ड फॉर इट। तो ये वही बताया गया, लास्ट डेट से पहले आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा, वरना ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। तो देख लेते हैं हम आगे। ये देख लीजिएगा यहाँ पे बताया गया, द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ए प्री एग्जाम एट वेरियस सेंटर और डिस्ट्रिक्ट मेंशनड अप्रोक्स द एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलेक्टिंग suitable candidate for admission to combined state subordinate service main examination 2024। the main examination shall be conducted separately examination, the selection will be made basis on total marks obtained the candidate means written examination and interview। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं UPPCS के बारे में। जैसे कि इसकी मैं बता देता हूँ, 3 स्टेजेस होती है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं,
प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके, और दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मतलब प्री का एग्ज़ाम में 2 होते हैं, पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सी सेट का एग्ज़ाम होता है। मतलब दूसरा पेपर सी सेट का होता है, सी सेट ओनली क्वालिफाई होता है, आपको 33 मार्क्स लेने अनिवार्य होते हैं। बाकी उसके प्री में कट ऑफ जो प्री की कट ऑफ बनती है वो ओनली जीएस के पेपर से ही बनती है, और उसके बाद जो जीएस का पहला पेपर कट ऑफ क्लियर कर देते हैं उनसे मेन के एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट जो नीचे एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हम सारी डिस्कस कर लेंगे, यू डोंट वरी। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जाम 2024 अबाउट 220 नंबर ऑफ वैकेंसी मैनी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस। तो ये यहाँ पे बताया गया है, अभी जो विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है यूपी सचिवालय के द्वारा, यूपी पीसीएस के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग 220 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही वैकेंसी निकाली गई है, और यकीन मानिए ये वैकेंसियाँ इंक्रीज ही होने वाली है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बता दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है यूपीपीसी इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट, ये काफ़ी डीएसपी की पोस्ट होती है, एसडीएम की पोस्ट होती है, काफ़ी सारी पोस्ट होती है। आप डिटेल से नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डिटेल से इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं डिटेल, थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। द डिटेल ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग कंबाइंड स्टेट सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन कैरिंग द पे स्केल ऑफ 6th पे कमीशन ऑफ 9300 से 34,000 ग्रेड पे देख लीजिए, 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है आपको, काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलता है इसके अंदर। तो यू डोंट वरी, आप डेफिनेटली इसकी तैयारी कीजिएगा और हार्ड वर्क करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिएगा इसके अंदर, और अपना गवर्नमेंट का जो सपना लगने वाला है, जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का, वो इस 2024 में साकार कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये डिटेल से पोस्ट के बारे में बताया गया है। बात करें रिजर्वेशन की तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, रिजर्वेशन यहाँ पे बताया गया, द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, इकोनॉमी वीकर सेकंड कैंडिडेट, अदर ओबीसी, अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी शेल एडमिशन। ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से बताया गया है, रिजर्वेशन किनको दिया जाएगा, जो यूपी के बच्चे होंगे सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो एससी एसटी ओबीसी को जैसे पहले की वैकेंसीज़ में दिया जा रहा है यूपी की तरफ से, तो सेम इस भर्ती में भी वैसा ही एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फिल करेंगे उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ बताई गई है रिजर्वेशन के बारे में। तो आगे हम देख लेंगे जो भी मेन चीज़ होगी, और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया गया है, ये देख लीजिए, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस। आगे आ जाएंगे, ये कुछ खास नहीं है यहाँ पे। मैरिटियल स्टेटस की बात करें तो मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ, इनवेलिंग फीमेल कैंडिडेट, वो ये थोड़ी सी बातें हैं जो काम की नहीं है, इसीलिए हम स्किप कर दे जा रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, स्पेशली यही मेन होती है, बच्चे यही जानना चाहते हैं। तो देख लीजिएगा, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस बैचलर डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, द लास्ट डेट ऑफ रिपिस्ट एप्लीकेशन, मतलब जो इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। दिस मस्ट बी मैंशनड ऑफ बी कैंडिडेट द रिलेवेंट कॉमन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बट द सम पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा मैं बता देता हूँ क्या कहा गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये बताया गया है कि जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो डॉक्यूमेंट आपके लास्ट डेट तक आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद ये बताया गया है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोस्ट हैं, मतलब जिनके लिए स्पेशल डिग्री मांगी गई है, तो ये यहाँ पे बता दिया गया है किन किन स्पेशल पोस्ट के लिए किन किन डिग्रियों की ज़रूरत होगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देख लीजिए, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, सांख्यिकी विभाग में होते हैं, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर
मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लॉ इन इंडिया। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट को टिक मार्क कर पाएंगे। तो ये जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये पोस्ट का प्रेफरेंस देगा। अगर आपने वो डिग्री की होगी तो आप उसके ऊपर टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज उसको आप नन रखेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है उनके बारे में बताया गया है, देख लीजिए। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगर के बारे में ये डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं। तो कुछ ये स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट होती हैं जो जिनके बारे में भर पाएंगे। ये देखिए, जैसे कि सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है इसके अंदर। अगर आप लॉ से ग्रेजुएट हैं तो आप ये सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। और असिस्टेंट डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल हैंडलूम की जो वैकेंसी है इसके लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है आर्ट, साइंस, कॉमर्स या टेक्नोलॉजी में तो आप इस फॉर्म को भी टिक मार्क कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रेफरेंस, मतलब थोड़ा सा आपको वो मिल जाता है। अदरवाइज़ तो वो नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले पीसीएस का फॉर्म जो एसडीएम डीएसपी की पोस्ट है उसके लिए तो एलिजिबल होते ही हैं। बट ये थोड़ी सी कुछ पोस्ट स्पेशल उसकी होती हैं, स्पेशल डिग्री के लिए होती हैं। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश। ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ खास नहीं है। आगे हम आ जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। फिजिकल मेजरमेंट मांगते हैं इसमें। एक जो पोस्ट होती है डीएसपी की पोस्ट होती है स्पेशल, उसके लिए एक फिजिकल फिटनेस का मेजरमेंट रखा गया है और किसी पोस्ट के लिए नहीं है। स्पेशली डीएसपी के लिए रिक्रूटमेंट है, इसके लिए फिजिकल फिटनेस मांगी गई है। रनिंग वगैरह हम देख लेते हैं क्या कुछ मांगी गई है, ये देख लीजिएगा फिजिकल मेजरमेंट। आगे हम देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी के लिए देख लीजिए, फॉर मेल कैंडिडेट जनरल अदर ओबीसी के लिए ये रखी गई है हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी से संबंधित कैंडिडेट हैं। और चेस्ट होनी चाहिए आपकी अनएक्सेप्टेड 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ आपकी 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देख लीजिएगा, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फुलाए आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के साथ आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, जो लड़कियां जनरल ओबीसी कास्ट की हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो शेड्यूल ट्राइब्स की गर्ल्स हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम वेट भी यहाँ पे कहा गया है 40 किलोग्राम आपका मिनिमम वेट होना अनिवार्य है। तो ये डीएसपी के लिए मेजरमेंट और फिजिकल फिटनेस का हमने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं ये फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होम गार्ड का भी इसके अंदर फिजिकल बताया गया है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम। जो ये पोस्ट होती है इसके बता दिया गया है, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके बाद फुलाने के साथ 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और आगे हम देख लेते हैं, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का होता है, उसके लिए भी इन्होंने फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे बता दिया गया है। मेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ 86.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, अपने डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ ये डिप्टी जेलर के लिए बता दिया गया है, डिप्टी जेलर के लिए फिजिकल मेजरमेंट ये होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं एक एक पॉइंट। कोई भी आपका पॉइंट या डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, यू डोंट वरी। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेंट द एज ऑफ 21 ईयर, आपकी एज मिनिमम होना चाहिए। एंड द क्रॉस द एज 40 ईयर ऑन 1 जुलाई, और 40 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी एज होगी वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। ऊपर से यहाँ पे ये लिख दिया गया है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, मतलब किन को अपर एज मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है, यूपी के जो बच्चे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, एससी एसटी को मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है। और सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मेन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये बताया गया। मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस की थी, 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, पहला प्री होता है, दूसरा मेन होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा। बेसिक से डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। मैंने बेसिक सी जानकारी आपको सारी बता दी है। बाकी और कोई मेन चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
आगे हम देख लेते हैं। जो भी मेन चीज़ होगी वो आपसे डेफिनेटली आपको बताई जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, क्वेरी है या कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है जनरल इंस्ट्रक्शन, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप को मैं नोटिफिकेशन दे दूँगा, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैंने उसमें शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। ये भी कुछ खास जानकारी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है कैसे कैसे आपको वो भरना है फॉर्म वगैरह, थोड़ा सा ये बेसिक सी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो जो भी काम की चीज़ होगी वो आपको बता दी जाएगी, यू डोंट वरी, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये ऑफलाइन का फॉर्म थोड़ा सा बता रखा है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ से देख लेते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, ये यहाँ से देख लेते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड कंपलसरी सब्जेक्ट, यहाँ से देख लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मेन चीज़ शुरू हो रही है। तो ये देख लीजिएगा, द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में 3 स्टेज होंगी। ये देख लीजिएगा, पहली आपकी प्री एग्ज़ाम होगी, दूसरी आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी, और तीसरी आपकी वाइवा वॉइस पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू जिसको कहते हैं वो लिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मेंस एग्ज़ाम होंगे उनमें आपसे रिटन एग्जामिनेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप ऐसे लेटर आपसे लिखवाए जाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। प्री एग्ज़ाम में आपके साथ क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। द प्री एग्जामिनेशन फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन कंसिस्ट 2 कंपलसरी पेपर, मतलब प्री के एग्ज़ाम में आपसे 2 पेपर लिए जाएंगे जो कंपलसरी हैं। आंसर शीट OMR शीट मतलब ऑफलाइन आपके पेपर होंगे इसमें। द सिलेबस ऑफ कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस प्री एग्जामिनेशन मेंशनड अपेंडिक्स एडवर्टाइजमेंट, द पेपर शैल बी 200 मार्क्स ईच, मतलब दोनों पेपर आपके 200-200 मार्क्स के होंगे, जिसमें 2-2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। बोथ द पेपर शैल ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। जो चॉइस देयर 150 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो प्री का एग्ज़ाम जो 2 होंगे आपके, प्री के एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पहला GS का होगा, दूसरा CSET का होगा। प्री GS के पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो CSET का पेपर होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग पेपर विल बी फ्रॉम पहला जो पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में वो 9:30 से आपका 11:30 कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 4:30 पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बता दिया गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं पेपर सेकंड ऑफ द प्री एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाई, जो आपका CSET होगा वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 33% लेना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर द बोथ पेपर्स प्री एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज इवोल्यूशन, देयर फॉर ए कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाई का आल्सो डू नॉट पेपर बोथ पेपर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया गया है, जो आपका CSET का पेपर होगा उसमें पास होना आपका अनिवार्य है। पहले आपका CSET ही पेपर चेक होगा, अगर आप CSET में पास नहीं हुए, मतलब आपके 33% मार्क्स नहीं आए, तो आपका जो दूसरा पेपर होगा GS का वो चेक नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस मार्क ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 ऑफ द प्री एग्जामिनेशन, जो आपके प्री एग्ज़ाम की मेरिट बनेगी वो GS के पेपर के बिहाफ पे ही बनेगी, बिकॉज CSET पेपर यहाँ पे ओनली क्वालिफाई है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ऊपर देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स फॉर द कंबाइंड स्टेट सर्विस मैन रिटन एग्जामिनेशन, द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी सब्जेक्ट, जो आपका मेंस एग्ज़ाम हो गए उसमें ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। आइए हम देख लेते हैं जो मेंस कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ये देख लीजिएगा, पहला आपका जनरल हिंदी का पेपर होगा, दूसरा आपका ऐसे का पेपर होगा, तीसरा आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, और जो सेकंड पेपर होगा वो जनरल स्टडी का पेपर होगा। ये देख लीजिएगा, जो जनरल हिंदी का पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ऐसे का पेपर आपका 150 मार्क का होगा, जो जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जो जनरल स्टडी का दूसरा पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। आगे हम देख लेते हैं,
यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल स्टडी का आपका जो थर्ड पेपर होगा वो भी 200 मार्क का होगा। जो जनरल स्टडी का आपका फोर्थ पेपर होगा वो भी आपका 200 मार्क का होगा। जो जनरल स्टडी का आपका फिफ्थ पेपर होगा सॉरी, वो भी 200 मार्क्स का होगा। जो एट्थ पेपर आपका जनरल स्टडी का सिक्स्थ पेपर होगा वो अभी आपका 200 मार्क्स का होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो ऑल पेपर शेल कन्वेंशनल टाइप एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन 3 आवर्स, मतलब जितने भी आप ऊपर क्वेश्चन हमने मेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। 200 मैक्सिमम मार्क्स हैज़ बीन अलॉटेड टू ईच जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। बात यहाँ पे टाइमिंग की करें तो टाइमिंग देख लीजिए। मेंस एग्ज़ाम का टाइमिंग यहाँ पे बताया गया। टाइमिंग एग्जामिनेशन पेपर 3 आवर्स, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 9:30 बजे से 12:30। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा 2 PM से 5 PM लिया जाएगा। और ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। बात इंटरव्यू की कर लेते हैं। प्री और मेंस की हमने बात कर ली है। पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। द टेस्ट विल रिलेटेड द मैटर जर्नल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू, जर्नल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, करेक्टर एक्सप्लेनेशन। ये थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पे बताएंगे इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जाएंगे, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये पेपर 1 का जो पेपर 1 जनरल स्टडी का पेपर होगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा 200 मार्क्स का। उसका यहाँ पे डिटेल से सिलेबस दे दिया गया है। तो ये आप डिटेल से देख लीजिएगा, कहीं लिख के इसी की तैयारी कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर इवेंट पूछे जाएंगे, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी। तो ये डिटेल से सिलेबस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। जनरल स्टडी पेपर 2 का यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना सिलेबस डिटेल से देख सकते हैं। जर्नल इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी, ऐसे जनरल स्टडी ये देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। काफ़ी अच्छा इन्होंने नोटिस दिया है यहाँ पे। तो आप अपना नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डिटेल से अपना सिलेबस वगैरह देख सकते हैं और अपनी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें, मेरा ये मानना है आपको। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हमने डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। मेरी तरफ से कोई डाउट या कोई कमी नहीं रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है जो नहीं बताया गया है, तो आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जो इंक्वायरी और जो जानकारी निकल के आ रही है अंदर से, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम होगा, जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मार्च 2024 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वैसे ये टेंटेटिव है, अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, ना कोई इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। बट ये एक मेरे हिसाब से आप मार्च 31 तक आप एक्सेप्ट मान के चलिए और मार्च को ही ध्यान में रख के अपनी तैयारी कीजिए। लगभग 2 से ढाई महीने हैं आपके पास, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। मेरे हिसाब से 15 मार्च के बाद हो सकता है इसका एग्ज़ाम, अगर कंडक्ट करवाया जाएगा तो 2.5 महीने आपके पास, बिल्कुल प्री की एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है। 2.5 महीने में अगर आप डेडिकेटेड और हार्ड वर्क कर सकते हैं, लगातार डेली 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। बहुत से बच्चों ने 2.5 महीनों में तैयारी करके प्री एग्ज़ाम निकाला भी है। तो यू डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि 2.5 महीने में प्री नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप ये तैयारी करें। वैसे हमने HCS की 2023 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो बच्चों ने HCS का फॉर्म भरा है, तो मेरा उनसे पर्सनल सजेशन है, तो आप ये UP PCS का भी फॉर्म भरिए। और जो UP के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए। आपको नाम से मिलेगी HCS 2023 GS4 प्री नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तकरीबन 10 सब्जेक्ट उसके अंदर रखे गए हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 बार, जितना भी मैक्सिमम आप देख सकें तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतना आप कर लेंगे तो इनफ होगा मेरे हिसाब से। बाकी अंत जब भी आप इसका एग्ज़ाम होगा UP PCS का, तो हम और भी बहुत कुछ लेके आएंगे इसके लिए। अभी हमारा फोकस HCS पर है, इसीलिए अगर आपने HCS का भी फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ लिया। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।